हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी शॉर्ट एंड डिक्टेशन। तो इस प्रकार के डिक्टेशन पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी शॉर्ट एंड डिक्टेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो व्यक्ति स्टेनोग्राफी कोर्स करे उसके लिए यह वीडियो हेल्पफुल बन सके। और यदि आप प्रतिदिन के डिक्टेशन की आउटलाइन पाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम चैनल की लिंक है, तभी जाकर तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ताकि आपको प्रतिदिन के डिक्टेशन की आउटलाइन मिल सके। आज के डिक्टेशन की गति है 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन का मैटर थोड़ा हार्ड है, तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। करतारपुर साहिब गलियारे के लिए पाकिस्तान से बातचीत आगे बढ़ती दिख रही है, लेकिन यह सवाल अपनी जगह कायम है कि आखिर करतारपुर भारत का हिस्सा क्यों नहीं है। रावी और बसंतार नदियों के मध्य हमारी सीमा से मात्र 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी की कर्मस्थली करतारपुर भारत का ही हिस्सा होता यदि प्रधानमंत्री नेहरू ने 12 अगस्त से 15 अगस्त के बीच लॉर्ड माउंटबेटन से बल देकर इसके लिए कहा होता। ऐसा नहीं हो सका और आज हम वहां जाने के लिए गलियारा तलाश रहे हैं। आज़ादी से एक साल पहले 16 अगस्त 1946 को जब जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन आह्वान से बंगाल में कत्ले आम हुआ तो हमारी अहिंसा के पास उसका कोई उपाय नहीं था। अहिंसक आंदोलन विधि शासित व्यवस्था के अन्याय के विरुद्ध कारगर हो सकता है, लेकिन हिंसा के खिलाफ नहीं। क्या हमारा अहिंसक आंदोलन इदी अमीन, स्टालिन, माओ या हिटलर जैसे तानाशाहों के खिलाफ खड़ा भी हो पाता? यह जिन्ना को जिहाद के खिलाफ भी खड़ा नहीं हो सका। पैरा डेरा बाबा नानक एवं करतारपुर साहिब के बीच गलियारे का मुद्दा अटल जी ने भी अपनी लाहौर बस यात्रा के दौरान उठाया था। 1959 तक इस भूमि की अदला बदली की बातें चल रही थी, लेकिन बात बन नहीं पाई। यह जानना जरूरी है कि हमारी सीमाओं का निर्धारण कैसे हुआ। 8 जुलाई 1947 को सिरिल रेडक्लिफ भारत आए। उन पर मात्र 5 हफ्तों में भारत पाकिस्तान की सीमाएं खींचने की जिम्मेदारी थी। पेशे से वकील रेडक्लिफ के सहयोग के लिए 2 हिंदू और 2 मुस्लिम सदस्य लगाए गए। उनका समय आपस में लड़ते हुए ही बीता। ये कवायद संदिग्ध तरीके से संपन्न हुई। अंतिम नक्शों का माउंटबेटन के हवाले कर शेष अभिलेख नष्ट कराने के बाद वह वापस लौट गए। हिंदू प्रतिनिधि जस्टिस मेहरचंद महाजन और तेजा सिंह नक्शों के जानकार नहीं थे। प्रतीत होता है कि तब हमारे शीर्ष नेताओं ने सीमाओं के निर्धारण में खास रुचि नहीं ली। पंजाब सीमा आयोग 30 जून 1947 को गठित हुआ। उसे 15 अगस्त 1947 तक रिपोर्ट देनी थी। उसके सदस्य थे जस्टिस दीन मोहम्मद एवं मोहम्मद मुनीर। पहली बैठक 14 जुलाई को हुई। 18 जुलाई तक प्रत्येक पक्ष को अपना प्रस्ताव देना था। खुली सुनवाई 21 से 31 जुलाई तक लाहौर में पाकिस्तानी सदस्य दीन मोहम्मद की अध्यक्षता में हुई। तब रेडक्लिफ ढाका में बंगाल की सरहदें तय कर रहे थे। चमनलाल सीतलवाड़ ने कांग्रेस और हरनाम सिंह ने शिरोमणि अकाली दल का पक्ष प्रस्तुत किया। पाकिस्तानी पक्ष मात्र मुस्लिम आबादी की बहुलता के क्षेत्रों का तर्क दे रहा था, वहीं भारतीय पक्ष आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आधारों की दुहाई दे रहा था। 31 जुलाई को शिमला में
आयोग के सदस्यों ने अपने अपने नक्शे पेश किए। जस्टिस महाजन के नक्शे में बसंतार नदी को सीमा रेखा मानते हुए शंकरगढ़ को भारतीय क्षेत्र में शामिल किया गया। करतारपुर साहिब कस्बा और गुरुद्वारे को भारतीय क्षेत्र में लेते हुए नारावल कस्बे के दक्षिण में बसंतार रावी संगम से आगे कुछ दूर तक वह रावी नदी के साथ प्रस्तावित सीमा को ले गए। अगर इस प्रस्ताव को अहमियत दी जाती तो करतारपुर साहिब भारतीय सीमा में आ जाता। पैरा जस्टिस तेजा सिंह ने चिनाब नदी की सीमा प्रस्तावित की, फिर आगे वह जस्टिस महाजन के अनुसार ही चले। पाकिस्तानी पक्ष ने कोई नक्शा तो नहीं दिया, पर उसके लोगों ने मुस्लिम लीग की ही लाइन पकड़ी। वे पठानकोट, रोपड़, लुधियाना, फाजिल्का तक की मांग कर रहे थे। बहरहाल 12 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ ने स्वविवेक से निर्णय लेते हुए अपनी रिपोर्ट माउंटबेटन को सौंप दी। इसी रिपोर्ट के आधार पर पंजाब की सीमा तय हो गई। भारतीय पक्ष की पहल के बावजूद करतारपुर साहिब पाकिस्तान में रह गया। माउंटबेटन ने घोषणा से पूर्व अनौपचारिक रूप से यह मानचित्र नेहरू को दिखावा था। वह गुरदासपुर से माध्यम से कश्मीर का मार्ग उपलब्ध हो जाने से संतुष्ट हो गए। स्टॉप।